गाइस, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं हर एक दिन एक वीडियो लेकर आऊँगा, लेकिन बहुत सारे वर्क हो जाने की वजह से मैं अब सैटरडे और संडे को जितना पॉसिबल हो सके उतना वीडियो अपलोड कर दूंगा। सो गाइस, आई एम प्रतीक प्रणव एंड यू आर वाचिंग लेक्सिस क्लासेस। गाइस, आज हम जिस पोएम के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं ना, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये क्लास 10th के पोएट्री सेक्शन का पहला पोएम है। इस पोएम के ज़रिए पोएट ने गांव की खूबसूरती को दिखाने की कोशिश की है। तो गाइस, पोएम को स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। विलियम कॉपर इस पोएम के पोएट हैं और इनका जन्म 1731 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1800 ईस्वी में हुई थी। और अगर आप पोएट्री लवर है ना, तो आपको इनके पोएम में विलियम वर्ड्सवर्थ के पोएम वाला टेस्ट मिलेगा। मैं आप लोगों से विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में थोड़ा जिक्र करता हूँ। ये नेचर पोएट कहे जाते हैं। ये अपने पोएम में रूरल एरियाज़ और कॉमन लोगों के बारे में जिक्र करते थे। ठीक इसी तरह विलियम कॉपर का भी पोएम में देखने को मिलता है। विलियम कॉपर भी रूरल एरियाज़ और कॉमन लोगों के बारे में बात जिक्र करते थे। विलियम वर्ड्सवर्थ की तरह ये भी स्टेट या कंट्री में जो भी प्रेजेंट इश्यूज होते थे वो उसे बिना हेजिटेट हुए वो एक्सप्रेस करते थे। पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि आप राजा या सरकार जो भी कहें उसके बारे में आप उसके अगेंस्ट नहीं लिख सकते थे। आज भी कई ऐसे कंट्री हैं जैसे चाइना में मीडिया वाले को पूरी तरह से छूट नहीं है कि वो सरकार के खिलाफ बहुत कुछ लिखे या बोले जितना अपने इंडिया में छूट है। तो विलियम कॉपर वैसे तो शहर के रहने वाले थे, लेकिन यह एक विरोधाभासी है कि एक पोएट जो शहर में रहते हैं वो गांव के सुंदरता के बारे में इतने पावरफुली तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉमन विलेजेस की सिंपलिसिटी की बात करें तो वो अपने प्रोफेशन को लेकर काफ़ी हम्बल होते हैं। नेचुरल लाइफ के फ्लोरा एंड फौना के पीसफुल लाइफ को लेकर पोएट गांव के लाइफ के बारे में हमेशा से लिखने के लिए इंस्पायर हुए हैं। यहाँ फ्लोरा एंड फौना का मतलब जितना भी एनिमल लाइफ है उनसे है। और कॉपर का पोएम इस तरह के लाइफ का क्लासिकल एग्जाम्पल है। जिस पोएम को हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका टाइटल गॉड मेड द कंट्री है और इस पोएम का पहला लाइन भी यही है। इस पोएम में यह बताया गया है कि गांव में जो सुख सुविधा है वो शहर के लाइफ में नहीं हो सकता है। और पोएट कहते हैं कि शहर के आर्टिफिशियल लग्जरी लाइफ से विलेज का लाइफ काफ़ी ड्यूरेबल प्लेजर देता है। कहने का मतलब कि गांव के लोग शहर के लोगों के अपेक्षा ज़्यादा प्राकृतिक वस्तुओं का सुख अनुभव करते हैं। तो अब हम पोएम के लाइन पे आते हैं। तो हमारा जो पोएम का लाइन है वो इस प्रकार है कि गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। भगवान ने गांव बनाया और इंसानों ने शहर को। What wonder than that health and virtue, gifts that can alone make sweet the bitter drought that life holds out to all, should must abound and least be threatened in the fields and groups। अब इस लाइन का मतलब गांव में रहने वाले लोगों का एडवांटेज बता रहे हैं कि इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है कि उनको गिफ्ट के रूप में अच्छा गुण और स्वास्थ्य मिला है और उनमें जीवन के कड़वे और कठिन से कठिन चैलेंज को भी अकेले सरल बनाने की क्षमता होती है। कहने का मतलब कि जो गांव वाले लोग होते हैं वो ऑब्वियसली वो शहर के लोगों से ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं, ज़्यादा हेल्दी रहते हैं। और नेक्स्ट जो है वो और उनके पास काफ़ी मात्रा में सेहत और सॉरी उनके पास काफ़ी मात्रा में खेत और पेड़ पौधे होते हैं और वो बिना डर भय के अपना जीवन बिताते हैं। पहले अब यहाँ पे ये देखिए कि पहले 5 लाइन्स में हम लोगों ने गांव के बारे में देखा और अब नेक्स्ट 5 लाइन्स में शहर के बारे में कहा गया है, जो कि लाइन्स इस प्रकार हैं। पॉजेस ये Therefore ye who born about in chariot and sedans know no fatigue but that of idleness and taste no scenes
but such as art contrives pauses ye still your element there only can ye shine। अब ये जो लाइंस है शहर के लोगों के लाइफ के बारे में है कि अब ऐसे लोग जो जन्म से ही बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, यहाँ चैरियट और सीडेंस का मतलब गाड़ियाँ रथ और पालकियों से है, और हमेशा अपने कंफर्ट के बारे में सोचते, और वे लोग जो शहर में रहते हैं वो हमेशा अपने कंफर्ट के बारे में सोचते हैं। तो उन्हें क्या पता कि पैदल चलकर थकना क्या होता है, वे लोग तो थकना जानते ही नहीं। लेकिन ये सब तो आलसपन है ना। वे किसी भी प्राकृतिक दृश्य को जो पैदल चलकर ऑब्जर्व किया जा सकता है उसका आनंद नहीं ले सकते। ये लोग चतुराई से सिर्फ कमाना जानते हैं, और चतुराई और बेईमानी से किया गया धन अर्जन ये आपके शरीर को केवल शाइन कर सकता है। अगला लाइन इस प्रकार है कि देयर ओनली माइंड्स लाइक योर्स कैन डू नो हार्म, आर ग्रुप्स वर प्लांटेड टू कंसोल एट नून द पेंसिव वांडरर इन देयर शेड्स। अभी इस लाइन का मतलब है कि गांव के लोगों के पास भी तुम्हारी तरह दिमाग है, वो भी चतुराई से पैसे कमाते हैं, लेकिन वो किसी का नुकसान नहीं करते। हमारे पेड़ पौधे इसलिए प्लांट किए गए थे क्योंकि कोई भी उदास व्यक्ति जो दोपहर की धूप से परेशान हो, थका हारा हो, उसके लिए छाया दे सके। नेक्स्ट लाइन है एट ईव द मून वीम sliding softly in between the sleeping leaves is all the light they wish, words warbling all the music। और शाम के समय चांद का प्रकाश धीरे धीरे से उस पेड़ के सोए हुए पत्ते के बीच से अपनी चांदनी बिखेर सके। मतलब कि पेड़ को इसलिए भी प्लांट किया गया है कि रात के समय में जो चांद का प्रकाश है धीरे धीरे उस पेड़ के सोए हुए पत्तों के बीच से अपनी चांदनी बिखेर सके, और इस पेड़ पर बैठकर बहुत सारे पक्षी अपनी अपनी आवाज़ में चहचहाएं। अब जो नेक्स्ट लाइन है, वी कैन स्पेयर द स्प्लेंडर ऑफ योर लैम्प्स दे बट इक्लिप्स our softer satellite, your songs confound our more harmonious notes, the thrust departs scared and the offended nightingale is mute। ऐसा नहीं है कि हम शहर के पावरफुल लाइट्स को यूज़ नहीं करना चाहते, लेकिन ये जो तुम्हारा पावरफुल लाइट्स है ये चांद के रोशनी पे ग्रहण लगा देता है। सैटेलाइट यहाँ चांद के बारे में है, चांद की रोशनी को धरती पे आने ही नहीं देता, ये पावरफुल लाइट से ढक जाता है। तुम्हारे जो सॉन्ग्स हैं वो हमारे हारमोनियस नोट्स को अस्त व्यस्त कर देता है, जिसके वजह से थ्रस्ट जो एक प्रकार की पक्षी है वो शहर को छोड़कर भाग जाती है, और जो नाइटिंगेल है वो खुद को अपमानित महसूस कर चुप है। तो गाइज़ ये है हमारा इस पोएम का पूरा एक्सप्लेनेशन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्द ही अपलोड करूँगा सैटरडे या संडे को। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।